800 साल यहाँ कब्जा कर लिया। फिर मंगोलों पर तुर्कों ने भी ये जो क्रीमिया है तुर्कों के पास लिया है, और तकरीबन 1863 में जो ना दोबारा ज़ार ने कब्जा कर लिया। फिर ये रहा थ्रू ऑफ द सोवियत के पास रहा, लेकिन 1952 में ये इन्होंने अलग से रिपब्लिक थी, ये इन्होंने यूक्रेन में शामिल कर दिया, यानी यूक्रेनियन रिपब्लिक अलग से थी, क्रीमिया शामिल नहीं था, यानी क्रीमिया को जो अलग रिपब्लिक थी वो जम कर दी इन्होंने इसके अंदर। अच्छा, फिर आपको एक चीज़ आप सोचते होंगे कि ये रशियन कहाँ से आ गए यहाँ यूक्रेन में, वो तो यूक्रेनियन स्पीकिंग है। अक्सर आप एक्स सोवियत स्टेट में 1934 में स्टालिन ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जनाब बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार जब उसके बाद 39 से 45 होती है, तो जनाब उन्होंने ये दिया कि जब ये यूक्रेनियन से कहीं ऐसा लोग उनसे मिल जाए, इससे हिटलर से उससे बचाव के लिए बड़े पैमाने पर वहाँ आबादी स्विच किया इसने, यानी कि रशियंस को बड़े पैमाने पर तमाम रिपब्लिक से फैला दिया, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उनको और ज़्यादा बता दिया। फिर बाद में जब स्टालिन गया तो बाद में जो शुरू कहा कि आबादी दोबारा स्विच हुई, ये तातार जो एरिया में तातारी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए पॉपुलेशन की सेंसर रहने की अब कम है, लेकिन यहाँ एरिया में अभी आपको पॉपुलेशन ज़्यादा नजर आएगी रशिया। अच्छा, रशिया ने एक और मालूमात की बात बताऊँ, सुनाए तो रशिया दुनिया का 28% जो है वीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, 28% दुनिया का, पूरे बुरान में दुनिया बुरान का शिकार हो जाएगी। फिर एक और बात, रशिया की जो एक्सपोर्ट है अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो ज़्यादातर ऐसे मुल्कों के साथ है लेकिन पूरी सेंक्शंस में वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होंगी। अच्छा, फिर एक और बात, तकरीबन 60% से ज़्यादा रशिया गैस जो है प्रोड्यूस कर देता है यूरोपियन को। अच्छा, ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ मालूमात के लिए सिर्फ। अच्छा, फिर वो जिस इलाकों में कब्जा किया ना उसने, तो असगर साहब इसका ऐसा कहते हैं कि सिर्फ बिहाइंड द सीन इकोनॉमी होती है, तो इस वहाँ स्टील लोहे की फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर, यानी कि जब रूस की सोवियत यूनियन थी तो यहाँ बड़े पैमाने में स्टील और उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पाकिस्तान में स्टील मिल काम किया ना रूस ने, तो वहाँ पर जिन इलाकों में उसने कब्जा किया है वो बड़े इंपॉर्टेंट इलाके इकोनॉमिकली। ये सिर्फ मैं जिस मालूमात के लिए आपको बता रहा हूँ, 91 में जब डिसइंटीग्रेशन हुई थी तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी इनकी नेटवर्क की अब क्या जरूरत था लगभग 3 बाल्टिक स्टेट्स एस्टोनिया, ये जो 3 बाल्टिक स्टेट थी वो नाटोगान में EU, अब उसके बाद जो बाकी स्टेट्स पड़ी हैं वो उधर जा रही हैं, तो ये रशिया के लिए प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो उसके बाद स्लाइड जो आपके सामने है, और अफसर साहब आप उधर शोभा है वो मौजूद है, वो कुछ करेंगे आप पहले की बातें तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और तमाम लेट आए जिनको मैंने सुना काफ़ी यानी कि मुदल्लिल अंदाज था, आर्गूमेंट्स अच्छे थे और जिन बेसिस पर उनके आर्गूमेंट्स थे वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे कि आप किसी भी एक मसले का तजिया कैसे करें, कोई भी एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, इशू है, ठीक है, आप उसको समझते कैसे, उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उसके कुछ की फैक्टर्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट्स ने आज उस मसले जड़ को भी समझने की कोशिश की। तो उसमें भी एक दो बातों का सिर्फ इजाफा करके अपनी बात खत्म करूँगा कि जब भी कोई मामला होता है इंटरनेशनली तो उसके रूट्स में कुछ मामला होते हैं, उन मामला को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है वाक़या, ये हुआ वो हुआ, रशिया ने इस तरह किया, ऐसे हुआ, यूँ हुआ, पेशकदमी हुई, कब्जा हुआ, और मामला हैं मुख्तलिफ और स्टेटमेंट्स आते हैं स्टेट्स के और मुख्तलिफ चीज़ें, दुनिया भर की मज़म्मत भी आती है, दुनिया भर की सॉलिडारिटी भी आती है। लेकिन आया ये जंग क्यों हो रही है, ये पहला सवाल। आखिर रशिया ये सब कुछ कर ही क्यों रहा है, मेरा ख्याल उस पर भी आप लोग काफ़ी हद तक क्लियर है कि रशिया ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जाहिर है कि उसका अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें कि वो समझता है कि जो यूरोप है या मेनली अमेरिका है वो उसके लिए थ्रेट है, लेकिन अब जैसे कि एक बात आई कि रशिया कम्युनिस्ट स्टेट अब नहीं है, वो एक मामला माजी का था 91 के बाद, अब एक फ्री मार्केट इकोनॉमी और न्यू लिबरल पॉलिसीज रशिया में उसी तरह से नाफिज इस तरह से बाकी पूरी कि हमें नाफिज है, तो अब कोई क्राइसिस पीरियड का दौर है वहाँ पर भी इस तरह नहीं। बाकी यूक्रेन की अहमियत रशिया के लिए इसलिए भी है कि उसको ये मालूम है कि अगर ये यूरोप यहाँ आ गया तो रशिया उससे उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाएगा। रशियन इकोनॉमी को अगर आप स्टडी करें तो वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, अब भी वो एक बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन पॉलिटिकली इस बात को समझने की ज़रूरत है। वहाँ अगर आप पर कैपिटल इनकम देखें, वहाँ पर आप उसकी जो GDP है उसको देखें और बाकी यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मन वगैरह से कंपेयर करें तो रशिया काफ़ी डिक्लाइन की तरफ है, तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ें भी करते हैं और मिलिट्री माइंड उसके पास बहुत ज़्यादा है।
इस वक्त भी यूएसएसआर के बाद भी रशिया के पास जो मिलिट्री माइट है, टेक्नोलॉजी है मिलिट्री के हवाले से, और जो गोला बारूद हथियार या एटमी चीज़ें हैं, अब भी बहुत ही ज़्यादा है। और जब यूएसएसआर था तो पूरी दुनिया में ज़्यादा था, तो इसलिए भी वो ये मिलिट्री माइट इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकती। ये बड़ी ऑब्वियस बात है, बड़ी क्लियर बात है कि फौजी ताकत होने का मतलब ये नहीं है कि आप इकोनॉमिकली उतने ही पावरफुल हो। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लेकिन माशी तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है। हम एटमी हथियार रखते हैं, लेकिन उस तरह से हम जो है हमारा स्टैंडर्ड इकोनॉमिकली इतना ठीक नहीं है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस तरह की डिबेट्स होती रहनी चाहिए। ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ही एक्सपर्टीज़ के साथ, बहुत ही आप जो है ना आलिमाना अंदाज में स्कॉलस्टिक या स्कॉलरली आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह के डिबेट में बैठने से ही बहुत सारी बातें सीखेंगे। आर्गूमेंट्स किस तरह आ रहे हैं, काउंटर आर्गूमेंट्स किस तरह से होते हैं, आपने किन किन एरियाज़ को टच किया, पॉलिटिकली बात भी, इकोनॉमिकली बात भी, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात भी, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात भी, रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से बात भी। तो ये सब ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन होता है।